guys, hello everyone और very warm welcome back to the channel The Brain Spice. जो आज का वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है समझने में, लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक है. आज मैं आपको इसको इतना ईजीली समझा दूँगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. कंप्लीट टॉपिक है और इस वीडियो की सबसे ख़ास बात ये है कि ये एनसीईआरटी से पूरा लिया है. आप देख सकते हैं स्लाइड्स मैंने सारे के सारे आपके जितने भी पैराग्राफ जितने भी डायग्राम्स हैं सब एनसीईआरटी से उठाए हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आप कुछ मिस कर रहे हो. सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, हम लोग सब पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस तक. ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. तो देखो, सबसे पहले जब हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जो कि आपको समझना होगा कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है और नीड क्यों है रेप्लिकेट करने की. तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, अपना एक सेल होता है ना, तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं. राइट, वो ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो सेल के हैं उनको लेते हैं. जैसे बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. राइट, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये, या फिर आपके राइबोसोम्स हो गए जो पूरे के पूरे सेल में पड़े रहते हैं. साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, फिर आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे होते हैं जैसे कि लाइजोसोम्स हो गए. ठीक है, लाइजोसोम्स हो गए आपके. ऐसे बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो आपके एक एनिमल सेल में पाए जाते हैं. और ये सारे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, इसके सेंटर में जो पाया जाता है यूजुअली सेंटर में, दैट इज़ न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें डीएनए होता है जो कि हमारे बॉडी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. ठीक है, तो ये सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होगा और डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा. अब इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कराने के लिए, एक्सप्रेस मतलब कि जैसे मान लो आपका एक सेल है, एक नया सेल बनाना है. ठीक है, अब वो नए सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो कैसे बनेंगे. अब हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोटीन से बनी हुई है. राइट, तो हमको उन प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा जिससे कि आपके प्रॉपर ऑर्गेनेलीज और सब चीज़ें बन सके, जिससे इवेंचुअली क्या होगा, जैसे हमें पता है सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए उससे हमारा पूरा का पूरा बॉडी बनेगा. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है, हमें एक सेल की नीड होती है और सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करना होगा. ठीक है, प्रोटीन्स को क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा. ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कराने के लिए हमको क्या होता है, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का नीड होता है. तो ये आपका एक आउटव्यू था कि किस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें नीड होती है. अच्छा, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है एसएसबी, इसके बारे में बात करूँगी क्या है, मैंने लिख दिया है बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे लिटरली नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने हुए देखे हैं मैंने. ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं. तो आप सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो. सॉरी. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे आपको ना एक पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, किसका, ये है रेप्लिकेटिंग फोर्क का. ये मैंने डायरेक्ट आपकी बुक से ही उठाया हुआ है, एनसीईआरटी से. ठीक है, तो यहाँ पे रेप्लिकेटिंग फोर्क क्या होता है, देखो ये आपको दिख रहा है, ये डीएनए है. ठीक है, ये हमारा ऐसे इस तरीके से ऐसे डीएनए था. ठीक है, हमने इसको नीचे से, यहाँ से, इस साइड से हमने इसको ब्रेक करना शुरू किया. ब्रेक मतलब कि अब ये देखो, कोई भी एक डीएनए है अगर, तो इसके बीच में बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, एक दूसरे से बॉन्ड्स से अटैच्ड होगा. बॉन्ड्स क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं. ठीक है, अब ये जो बॉन्ड्स है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा जिससे कि ये ऐसे खुलेगा. ठीक है, तो ऐसे फोर्क बन जाएगा. ठीक है, फोर्क बन जाएगा, इसको हम फोर्क बोलते हैं. और यहाँ से जो है आपका एक नया डीएनए पॉलीमरेज आएगा. ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक नया स्ट्रैंड जो है वो बनाएगा. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल स्ट्रैंड अगर 5' to 3' है तो ये आपका 5' से 3' स्टैंड यहाँ पर बनाएगा और ये 3' से 5' जो है वो आपका पूरा का पूरा ये बनाता है. सॉरी, माई पेन टैब इज़ बिहेविंग अ बिट वियर्ड टुडे, सो सॉरी फॉर दैट. तो ये 3' से 5' आपका डीएनए स्ट्रैंड है और ये जो नया वाला डीएनए पॉलीमरेज जो है ये स्ट्रैंड बनाएगा, ये 5' से 3' बनाएगा. ठीक है,
तो हम यहाँ पे जल्दी से एक बार डीएनए फोर्क को समझ लेते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो डीएनए फोर्क है ना, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड का मतलब कि ये वाला स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगी, पर उससे पहले फोर्क को समझ लेते हैं। तो जो फोर्क है ना आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फोर्क है, राइट। तो ये फोर्क है, तो ये जो आपका स्ट्रैंड है ये ऐसे खुल जाएगा, राइट, ऐसे खुल जाएगा। इसके बीच के जो यहाँ पे बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए और ये ऐसे यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, अब ये ओपन हो गया तो क्या होगा, एक नया जो है क्या आएगा, एक नया एंजाइम आएगा। एंजाइम जो ये बॉन्ड्स को तोड़ता है, उस एंजाइम का आपको स्पेसिफिकली नाम पता होना चाहिए। वो होता है आपका डीएनए हेलिकेज एंजाइम। क्या होता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, जो कि इन बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। तो ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो फोर्क का फॉर्मेशन होगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोर्क एक नया एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब कि किसी भी चीज़ को पॉलीमराइज करना है, यानी कि एक नई चीज़ को बनाना है। ठीक है, तो पुरानी चीज़ से हमने नई चीज़ बनाई, दैट मीन्स पुराने स्टैंड से हमने नया स्टैंड बनाया। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में क्या करता है, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है। मीनिंग जो आपका एडिनिन है ना, ठीक है, वो क्या बनेगा जब एक डीएनए ही रेप्लिकेट हो रहा है साथ में, तो एडिनिन के साथ थाइमिन अटैच होगा हमेशा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन अटैच होगा, एंड वाइस वर्सा। ये एक दूसरे के आसपास चलता है। ठीक है, वहीं पे ये डीएनए का पार्ट होता है। और जब आरएनए की बात होती है, तो साइटोसिन और ग्वानिन तो होगा, बट जो एडिनिन है ना वहाँ पे थाइमिन की जगह वो यूरेसिल के साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अभी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, अब आप अगर इसको अच्छे से एक बार नोट करोगे तो ये जो नया नया आपका जो डीएनए पॉलीमरेज आया उसने यहाँ से पॉलीमराइज करना शुरू किया स्ट्रैंड्स को। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो बहुत स्मूथली हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके आता है। ठीक है, तो मान लो इस वाले डीएनए की ना स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पे थी। ठीक है, वो एंड से नहीं था, वो बीच से स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा, अब देखो ये यहाँ से यहाँ पे गया, फिर उसको एक सीक्वेंस मिली, फिर वो दोबारा सीक्वेंस ढूंढेगा, फिर वो यहाँ से आ गया, फिर वो दोबारा ढूंढेगा, फिर वो यहाँ से आ गया। तो ये जो अपोजिट फैशन में हो रहा है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, यानी कि टूट टूट के इसके जो हो रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर हो रहा है, जो कि बाद में जुड़ जाता है डीएनए लाइगेज से। ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका एक बेसिक था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पे, ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। आपको नीड ही क्या है ट्रांसक्रिप्शन की पहले प्लेस में। तो देखो, जब आपका न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस में आपके पास डीएनए पड़ा है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। क्यों करना है, बिकॉज हमको डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने हैं बॉडी के। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कराने के लिए हमको ये पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो आपके पास जो डीएनए है जो आपके न्यूक्लियस में पड़ा है, ठीक है, इसको बहुत सेफली हमें इस पॉइंट तक पहुंचाना है, इसलिए प्रोसेसेस होता है, राइट। तो ये डीएनए जो पड़ा है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन को मुझे एक्सप्रेस कराना है, तो सबसे पहले ये बनाएगा mRNA, विच इज़ द मैसेंजर आरएनए, जो इस डीएनए का एक मैसेज कैरी कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए का मैसेज कैरी कर रहा है। ये मैसेज किसके पास लेके जाएगा, ये एक और प्रोसेस के थ्रू होएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब आप अगर किसी भी एक फॉरेन लैंग्वेज को, मान लो आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे पीएम मोदी हमारे, ठीक है, वो कहीं पे मिलने जा रहे हैं किसी एक क्या कहते हैं डेलीगेट, किसी और कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ के मान लीजिए पीएम या प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, एंड इफ़ ही डजंट नो द लैंग्वेज, तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, मान लीजिए वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, राइट, एंड उन्होंने कुछ कॉन्वर्जेशन करनी है, तो उनके एक पर्सनल ट्रांसलेटर होंगे। ऐसे ही रशियन प्रेसिडेंट के पास भी उनके पर्सनल ट्रांसलेटर्स होंगे। वो क्या करेंगे, वो सामने वाले की लैंग्वेज को आपकी अपनी भाषा जिसमें आप समझ पाएँ उसमें ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो इसलिए रहा है क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करना है ना, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, सॉरी ट्रांसलेशनल आरएनए। एंड
इसके साथ एक आरएनए भी इन्वॉल्व होता है विच इज़ राइबोसोमल आरएनए, जिसका भी यूज़ होता है, जो कि क्या करता है एंड में जो भी आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं ना, इनके बीच में बॉन्ड्स बनाने के लिए, बिकॉज अमीनो एसिड के बॉन्ड से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये मिलेंगे ना आपस में, तो मिलाने का काम इनको आरएनए करता है। तो ये आपका एक बेसिक है कि हमें ट्रांसक्रिप्शन का नीड क्यों है और ओवरऑल ये प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। कि जल्दी से इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करो तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक एनसीईआरटी का भी पूरा पैराग्राफ उठा रखा है, जिसमें इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। सब कुछ अच्छे से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए आ जाते हैं अपने पैसेज पे। तो देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड स्ट्रक्चरल जीन दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब कि जहाँ से ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे से हमारा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल साइट होती है जहाँ पर आकर, ठीक है, जहाँ पर आकर क्या चिपकता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से स्टार्ट करेगा। पॉलीमरेज मतलब कि आरएनए बनाने वाला एक एंजाइम, ठीक है, वो यहाँ पर आकर लगेगा, प्रोमोटर पे लगेगा, प्रोमोटर से स्ट्रक्चर जीन के थ्रू कोड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ पे जो एडेनिन है वो यूरेसिल सेल के साथ जाएगा, ठीक है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जाएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तब तक बनाएगा जब तक टर्मिनेटर ना आ जाए, ठीक है। टर्मिनेटर मतलब कि यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ये स्टॉप कर देगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। ये यहाँ से बिगिन करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। तो ये जो है एक बेसिक फंडा है इसका, जो कि प्रॉपरली आपको यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप देखो, ये जो प्रोमोटर है एंड द टर्मिनेटर है, दे फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन मतलब कि जहाँ पर जो है बेसिक आपका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो प्रोड्यूस होना है, किससे, डीएनए से, ठीक है, इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। द प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड। 5' एंड मतलब कि आप देखो, अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड से देखोगे तो 5' एंड की तरफ यहाँ पे आपको प्रोमोटर नज़र आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट करा है, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे लिखा भी है, देखो, इट इज़ मेड विद द रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड के हमने रेफरेंस से समझा है, ठीक है। ये एक ऐसा क्या प्रोमोटर एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो कि बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे चिपकेगा, और फिर यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रक्चरल जीन है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करके एक आरएनए का सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। By switching the position with the terminator, the definition of coding and template strategy would be reverse. Of course, अगर आप इसको टर्मिनेटर को मान लो यहाँ उठा के ले आए, उसको यहाँ उठा के ले आए, तो ये 5' और 3' एंड पे चेंज हो जाएंगे। बस ये बात लिखी है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। द टर्मिनेटर की मतलब कि जहाँ पर ये प्रोसेस जो है बंद होगा, ये लोकेटेड है 3' एंड की तरफ, ठीक है, जिसको हम डाउनस्ट्रीम भी कहते हैं ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ ये लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होंगी, ठीक है। ये इतना कुछ नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में कैसे नहीं होता है। आई होप आपको ये इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रॉब्लम आती है, देखो हमने यहाँ पर भी समझा था, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। अब मान लो स्ट्रैंड तो बन रहे हैं, बट कुछ जो ऐसे स्ट्रैंड्स हैं उनमें क्या होता है, ये इंट्रॉन और एक्सॉन का पंगा पड़ जाता है। ये इंट्रॉन एक्सॉन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो आपको पहले मैं नॉर्मल समझा देती हूँ, फिर हम उसमें आएंगे, ठीक है। देखो, मान लो आपके पास एक स्ट्रैंड आया, ठीक है। अब उसमें क्या है, बीच बीच में रुकावटें हैं। एक्सॉन इज़ व्हाट वी नीड, एक्सॉन हमें चाहिए, इंट्रॉन हमें नहीं चाहिए। इसको याद कैसे करते हो, इंट्रॉन मतलब इंटरप्शन जैसा, हमें इंटरप्शंस नहीं चाहिए, हमें स्मूथ चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसे नॉन कोडिंग चीज़ें होती है जो कि हमें एक नहीं चाहिए होती है, जिसका यूज़ नहीं होता है हमारे पूरे के पूरे उस क्या कहते हैं उस आरएनए सीक्वेंस में। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, जैसे ये आपका एमआरएनए है, दिस इज़ फुल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो हमें इसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एक्सॉन्स को रखना है। तो एक्सॉन्स को रखना होता है तो हम उनको रखकर फिर जो होता है उनको चिपका कर आपस में एक मैच्योर एमआरएनए बना देते हैं, ठीक है। इसको हमने कट किया, इंट्रॉन को रिमूव किया, ये हटा दिया, इंट्रॉन हटा दिया, इंट्रॉन हटा दिया, इंट्रॉन हटा दिया, और ये जो एक्सॉन वाले यूनिट्स हैं इनको आपस में चिपका दिया। तो हमारे पास एक मैच्योर प्रोटीन आप देख रहे हो, पूरा का पूरा पिंक ये बन के हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। हमने ब्लू वाले पार्ट को हटा दिया। तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है एक्सॉन और इंट्रॉन का, और इसको हटाना पड़ता है, ये पूरा प्रोसेसिंग होती है इसकी, ठीक है। इसको अभी इससे समझते हैं। देखो,
देखो, सिस्ट्रॉन जो है एक डीएनए सेगमेंट का, ठीक है, इज अ पॉलीपेप्टाइड द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट कैन सेट टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक। देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। पहली बात तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है जिसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है जिसमें क्या होता है, आई एम सो सॉरी, मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है, ठीक है, दे हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। उसके अंदर जो होता है वो आपका इंट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है, यानी कि हमें इंट्रॉन्स को हटाना है, ठीक है, हटाना है। तो ये कहाँ पे यूकैरियोट्स में पाया जाता है यूजुअली, ठीक है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो ये एक जल्दी से हम एक चीज़ लिख लेते हैं, जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है ना, ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है ना, उसमें क्या होता है, उस पर जो आपका एक्सॉन है और इंट्रॉन है वो दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें इंट्रॉन को रिमूव करना है, एक्सॉन को रखना है, ठीक है। वेयर एज जहाँ पे जहाँ पे भी आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कि यूजुअली प्रोकैरियोट्स में होता है, उसमें वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है प्रोकैरियोट्स में। उसमें जो होता है बेसिकली बस एक्सॉन्स पाए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय दैट बाय द इंट्रॉन्स, ठीक है। तो एक्सॉन्स जो होता है वो इंट्रॉन से इंटरप्टेड होते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं वो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, दैट डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और द प्रोसेस डीएनए। जो ये प्रोसेस होकर डीएनए जब बाहर निकलता है, तो जो हमारे पास अच्छा वाला डीएनए आता है उसमें सिर्फ एक्सॉन होता है, ठीक है, हमें इंट्रॉन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है। अगर ये लाइन पढ़ोगे तो इसमें बस ये लिखा है कि इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेज ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes even though the sequences do not code for any RNA or protein. बेसिकली ये लिखा है कि जब भी हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं किसी भी करेक्टर का, ठीक है, ये इसके प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और इसका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो किस प्रकार का है, उससे जो है हमारा इनहेरिटेड करेक्टर जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको रेगुलेटरी जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे उनके अंदर सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी को कोड नहीं करते, बट स्टिल हम उसको रेगुलेटरी जीन में मानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको जल्दी से एक बार ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बता देती हूँ, इसमें अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो ये आपका एक डीएनए था 5' to 3', ये बीच में आपका क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया। इसने क्या किया, हम एक मोनोसिस्ट्रॉनिक फॉर्म की अगर बात करें तो इंट्रॉन एक्सॉन, जैसे ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है लाइट येलो वाला और ऑरेंज वाला इंट्रॉन है, इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एक्सॉन है, इंट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग हुई, आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब कि ये टूटा, जिसमें से क्यों टूटा, क्योंकि हमें इस पे से इसको काट के हमें इंट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग हुई है, आरएनए स्प्लाइसिंग हुई है, तो आप देख रहे हो ऐसे लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऐसे लूप ओवर हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, ठीक है, ये एक्सॉन था, ये इंट्रॉन था, ठीक है। अब इस इंट्रॉन को हमको हटाना है, इस इंट्रॉन को हटाना है, तो क्या होगा, ये ऐसे एक्सॉन के साथ ये इंट्रॉन लूप हो गया, फिर ये एक्सॉन रह गया, फिर ये इंट्रॉन ऐसे लूप हो गया, एक्सॉन रह गया, फिर इंट्रॉन लूप हो गया, और फिर ये यहाँ से कट ऑफ हो जाता है, ये लूप ओवर वाला कट ऑफ हो जाता है, और ये जो बचे हुए एक्सॉन से साथ मिलके एक साथ एक आरएनए बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये कैपिंग का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कैपिंग होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है, पॉली ए टेल लगती है 3' एंड पे, 5' एंड पे जीपीपी लगता है। अभी हम इसको कैपिंग और टेलिंग को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं इसको आपको अच्छे से एक बार इसको इस प्रोसेस को जो मैंने समझाया अभी, इसको मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। देखो, बैक्टीरिया में क्या होता है, आरएनए 3 मेजर टाइप के होते हैं, जैसे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये जो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए हैं, ये सारे के सारे नीडेड होते हैं एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इन अ सेल, जो कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। एमआरएनए क्या होता है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है टीआरएनए को, ठीक है, ताकि वो अमीनो एसिड ला के उनको रीड करके एक जेनेटिक कोड बना सके, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। जो आरएनए है, इनका स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। जब बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स फॉर्म हो जाएंगे तो उनको ज्वाइन करके प्रोटीन बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, आरआरएनए विच इज़ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है।
There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription of all types of RNA in a bacteria. इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है ये देखो, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट यानी कि आप देख रहे होंगे कि हमने जब ट्रांसक्रिप्शन किया तो हमने एक डीएनए सीक्वेंस लिया था और उससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना था, राइट? तो ये डीएनए पे डिपेंडेंट है पूरा का पूरा सीक्वेंस। जिस तरीके का डीएनए होगा, जो उसका न्यूक्लियोटाइड होगा, वैसे ही हमारा आरएनए कोड होगा। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आरएनए को पॉलीमराइज कर रहा है। तो इसका मतलब है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसमें लिखा है आरएनए पॉलीमरेज इट बाइंड्स टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन विच इज नोन एज इनिशिएशन एंड इट यूजेस द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो उसने बेसिकली ये बताया, देखो मान लो ये प्रोमोटर है, इनिशिएशन का स्टेप क्या होगा? सबसे पहले डीएनए है, डीएनए पे आके क्या आया? आरएनए पॉलीमरेज आया, उस पर प्रोमोटर अटैच होगा, ठीक है। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर होता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। प्रोमोटर क्या होता है? सिग्मा फैक्टर। एक रो फैक्टर होता है जो कि उस चीज़ को बंद करता है। प्रोमोटर होता है सिग्मा फैक्टर, यानी कि एक प्रोमोटर का एंजाइम होगा, लेकिन जब तक उस पर सिग्मा फैक्टर आके अटैच नहीं होगा तब तक वो प्रोमोट नहीं करेगा। प्रोमोट मीन्स उसको प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। वेयर एज जो आपका टर्मिनेटर होता है, तो रो फैक्टर, रो 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 का साइन ये होता है ना, तो रो फैक्टर जो है, सॉरी रो का साइन, सॉरी रो का साइन ये होता है। तो जो रो फैक्टर है वो आकर इस पर टर्मिनेटर पर अटैच होगा, जब ये अटैच होगा तभी जो है वो उसका टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। देखो ये आया, प्रोमोटर था, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रोमोटर चिपका, इसने क्या किया? इसने पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन किया, टर्मिनेटर आया, ये हट गया, इस पर रो फैक्टर अटैच हुआ, तो ये उसको सिग्नल मिल गया भाई मुझे अभी हटाना है और ये प्रोसेस को भी रोकना है। तो ये बैक्टीरिया में इस तरीके से होता है। चलो हम कैपिंग टेलिंग पे आ जाते हैं। आपने ये वाला डायग्राम देखा था, यहाँ पे आपने देखा था ये पॉली एडिनाइलेशन और GPP5' एंड पे। तो इसका क्या मतलब है, हम बेसिकली ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो एक, देखो जब हमने स्प्लाइसिंग की, ठीक है, अभी देखो आप ये सेकंड पॉइंट पढ़ो इसका। जब भी हमने स्प्लाइसिंग किया ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो इंट्रॉन और एक्सॉन है, तो हमें इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को रखना है, तो उसके लिए प्रोसेस यूज़ किया स्प्लाइसिंग, ठीक है। जहाँ पे क्या किया हमने? इंट्रॉन्स को जो है वो रिमूव किया और एक्सॉन को है ज्वाइन किया, ठीक है, एक डिफाइंड ऑर्डर में, ठीक है। अब ये जो आपका न्यू जो मैच्योर आरएनए है, इसको HNRNA बोलते हैं, ये अंडर गो करता है प्रोसेस कॉल्ड एज कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग मतलब कि एक साइड पे कैप लगाना, एक साइड पे टेल लगाना। कैपिंग में क्या होता है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको GPPP करके लिखा हुआ था, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट मतलब कि देखो गुआनोसिन, इसने गुआनोसिन को G से रिप्रेजेंट किया और ट्राइफॉस्फेट को 3P से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये जो है ये जाकर अटैच हो जाता है किस पे? 5' एंड पे ऑफ HNRNA, ठीक है। और जो टेलिंग होती है उसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूज होते हैं जो कि 200 से 300 होते हैं, ये 3' एंड पे लगते हैं ऑफ अ टेम्पलेट ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। तो हमने कैपिंग और टेलिंग में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 5' एंड पे जो है वो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है, और टेलिंग में क्या लगता है? एडिनाइलेट रेसिड्यू, जो कि आपके पॉली एडिनाइलेशन चेन जो है वो लग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब mRNA जो है, अब इसको क्या करना है? अब हमें इसको ट्रांसलेशन के थ्रू निकालना है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है न्यूक्लियस वाली साइड पर हुआ, अब हमने इसको न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया, किस लिए? ट्रांसलेशन के लिए। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, किस लिए? ताकि इससे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारा हो सके। उस प्रोसेस को आगे देखते हैं। देखो ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए आपको जेनेटिक कोड को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए। तो कोड किस तरीके से वर्क करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जेनेटिक कोड क्या होता है बेसिकली, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस में जो है वो सारे के सारे जो है, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ, देखो बेसिकली होता क्या है कोड में कि एक तीन का सेट बना के कोड बनता है, तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट बना के, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। और TRNA उसी तरीके से आके अटैच होता है यहाँ पे, जिस तरीके से वो आपको सीक्वेंस मिलती है RNA पे। हम अभी आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है, ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम लोग कैसे अटैच होता है, ट्रांसलेशन आएगा ये, ठीक है।
कुछ भी नहीं है ट्रांसलेशन, बहुत ईजी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास आया है उससे क्या बनेगा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, जो कि हमारा, हमने अभी क्या किया, अभी ट्रांसलेशन कराया है mRNA का, उससे हमारे पास एक पॉलीमर आया, ठीक है, डिफरेंट सीक्वेंसेस का, उससे हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना, ठीक है। देखो, इसको आप पढ़ लोगे तो इसको कुछ भी नहीं है, बस यही है, ठीक है। हम अभी देख लेंगे, सिलेक्टिव प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कि हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा अमीनो एसिड जो है फॉर्म हो रहा है और कौन सा स्पॉट प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमें जेनेटिक कोड को डिसाइफर करने की जो चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन। बहुत सारे डिसिप्लिन के साइंटिस्ट मिले, जैसे फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, ठीक है, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिस्टिक्स, ओके। तो ये सब मिले आपस में। तो जॉर्ज गैमो जो है, वो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर सिर्फ 4 पेयर है, सो दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। 4 बेसिस है, राइट। तो उन्होंने बोला कि ये 20 अमीनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे, ठीक है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ के टोटल जो है वो 20 अमीनो एसिड होने चाहिए एंड कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 4 बेसिस हैं, ठीक है, और 3 न्यूक्लियोटाइड ईच से बना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, देखो, ये आपके 20 न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इन्होंने बोला कि 20 अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, 3 का कोड होगा, एक 3 का कोड होगा, टोटल 4 बेस पेयर्स है, 4 बेस पेयर्स है, तो वो 3 का कोड मिला के 4⁻³ 64 कोडॉन्स इन टोटल होने चाहिए, जिससे कि जो आपके 20 अमीनो एसिड है वो कोड होता है। अच्छा, ये कहीं से मैच नहीं कर रहा 20 और 64 के, 20 और 64 ही क्यों होंगे, इसको तो आपको 4 से डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए था, बिकॉज 20 ही बिल्ड होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं रिपीटेड कोडॉन्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे रिपीटेड होते हैं, ठीक है, रिपीटेड कोडॉन्स होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ऑल इन ऑल कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं, मान लो 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडॉन है जो कि एक सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं और वो 4⁻³ यानी कि 64 कोडॉन्स द्वारा बने गए होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें ये टेबल भरा हुआ दिखेगा, लेकिन मैंने इसको क्यों खाली रखा है, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगी कि टेबल बनाया कैसे गया। तो देखो, कोडॉन्स किस तरीके से कोड हो सकते हैं, अभी हमने देखा था 4⁻³ यानी कि 64 कोडॉन। इसका मतलब क्या होता है, 4 × 4 × 4 होता है, 4 4 से 16, 16 4 से 64, तो 64 कोडॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब इससे कैसे, देखो टेबल कैसे बनी थी, यू और ये थर्ड वाली पोजीशन के लिए यू उठाओगे पहले, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा यू, फिर बनेगा सी, क्या बनेगा, यू सी, फिर क्या बनेगा, ए ए यू ए, फिर क्या बनेगा, यू यू जी, क्या बनेगा, जी, ठीक है। इस तरीके से कोडॉन्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, यू, ठीक है, यहाँ पे बनेगा सी सी, यहाँ पर बनेगा ए, और यहाँ पर क्या बनेगा, जी। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा टेबल जो है वो अपने आप इन तीनों पोजीशंस को देख के आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से कोडॉन्स बनेंगे। अब इसमें जो कुछ मेजर कोडॉन है जो कि हम अभी पढ़ेंगे इस वाले पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, कि सॉरी, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ सेलियन फीचर्स, जैसे कि कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देयर वुड बी 61 कोडॉन्स दैट वुड कोड फॉर द अमीनो एसिड, तो 61 कोडॉन्स दैट कोड फॉर द अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन्स दैट डू नॉट कोड। टोटल 64 थे, उसमें से 61 ही कोडॉन जो होते हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, 3 जो है नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो 3 जो कोड नहीं करता वो स्टॉप कोडोन्स होता है, जो कि आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, UAA, UAG और UGA। ये जो 3 है आपको याद भी करना है। ये 3 जो है ये स्टॉप कोडोन होते हैं, ये आपके टर्मिनेशन के प्रोसेस को बंद कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। इसलिए किसी के लिए भी कोड नहीं करता है। यहाँ पे एक और कोड होता है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सारे अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड कम फॉर्म हो रहे हैं, कोडॉन ज़्यादा है, तो सारे जो होते हैं वो सारे कोडॉन जो है डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड अमीनो एसिड भी फॉर्म होता है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। तो जो कोडॉन है वो mRNA में कॉन्टिगुअस फैशन में रीड होता है। कॉन्टिगुअस फैशन इज मतलब कि वो लगातार लगातार रीड होगा, कोई पंक्चुएशंस नहीं आएंगी बीच में, ठीक है, कोई भी पंक्चुएशंस नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये अच्छा एक और पॉइंट लिखा है, जो कोड है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि बैक्टीरिया की बात करें चाहे ह्यूमन की बात करें, अगर यू है तो ये फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें चाहे ह्यूमन की बात करें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पे मिला है हमें कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स के लिए, ठीक है, किसी प्रोटोजोआन्स में, ठीक है। तो ये जो था, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से जेनेटिक कोडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टीआरएनए को समझने में। पहले थोड़ा सा टीआरएनए समझना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझ जाएंगे। तो टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ पे अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा गया है। थोड़ा कलर डार्क हो गया, एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा गया है, ठीक है। ये फ्रांसिस क्रिक द्वारा कहा गया था कि देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म, जिससे कि ये जो कोड है, डिफरेंट कोड्स है, वो रीड कर सके। हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है किसी लैंग्वेज को कोड करने के लिए, ठीक है, जिससे कि अमीनो एसिड बन सके और फाइनली उनसे जो है प्रोटीन्स हमारे पास बन सके। तो किन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने एक प्रोसेस हमें बताया था, एक पोस्टुलेट किया था अडेप्टर मॉलिक्यूल का, ठीक है, जिसको बाद में हमने टीआरएनए समझा, ठीक है। बाद में इसको एसआरएनए भी बोल दिया था, सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। जब जेनेटिक कोड पोस्टुलेट हुआ था उससे पहले की बात है, ये उसको एसआरएनए भी बोलते थे, ठीक है। तो अडेप्टर मॉलिक्यूल का रोल जो है वो हमें थोड़ा सा और बाद में समझ आया। यहाँ पे बहुत ही प्यारा डायग्राम दिया हुआ है आपको, इस तरीके का ये मॉलिक्यूल पूरा दिखता है अगर आप ये देखोगे। अब अगर आप इसमें अच्छे से नज़र मारोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंटीकोडॉन, ठीक है, एंटीकोडॉन दिखेगा और कोडॉन दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका पूरा यूनिट है, ये आपका पूरा यूनिट है, कौन सा यूनिट है, mRNA वाला, इसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस यहाँ पे ये ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। अब इन सीक्वेंस को कोडॉन कहते हैं, जो कि रीड हो रहा है, और एंटीकोडॉन इसका अपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन जो है वो यहाँ पे इस टीआरएनए पे होगा, और ये इसको रीड करके कौन सा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, सीरीन का अमीनो एसिड बना रहा है, SCR का, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि जो भी कोडॉन होगा उसका एंटीकोडॉन इस टीआरएनए पे आएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारा ये जो जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग जो भी अमीनो एसिड ये कोड करता है वो कोड करेगा। ऐसे ही दूसरा कोड है, तो इसके लिए इसका वाला आया, जैसे मान लो इसको UAC एनकाउंटर हो, तो जिस भी टीआरएनए के पास AUG इसका अपोजिट वाला होगा वो आएगा और टायरोसिन का कोड कर देगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही समझा रखा है, इन्होंने बोल रखा है टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होती है, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं टू द कोड, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसके एक्सेप्टर एंड बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये बाइंड करता है, इसका रिलेटेड वाला अमीनो एसिड आएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एक कोडॉन का जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वही आएगा, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक एक और इसमें स्पेसिफिक टीआरएनए की बात की गई है, जिसको बोला गया है इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। कोई भी टीआरएनए स्टॉप कोडॉन पे नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए हमने बोला था कि जो कोड है वो कोड नहीं करता है, ठीक है। ये बेसिक था। तो अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन जो होता है, पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड का, ठीक है, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक चेन को बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर और सीक्वेंस इन अमीनो एसिड का बेसिस ऑफ mRNA पे डिसाइड होता है। जो भी आपका RNA का बेस होगा, ठीक है, उसमें जो भी कोड होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो आगे का सिलेक्शन होगा, ठीक है, कि कौन सा आपका अमीनो एसिड आएगा और लगेगा, ठीक है। इसको भी बोलते हैं। अच्छा, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जब फॉर्म हो जाते हैं ना, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो आपके आपस में से फॉर्म हो जाते हैं, तो उनके बीच में ना बॉन्डिंग बिठानी पड़ती है, जिससे ये बॉन्ड करके एक प्रोटीन को बना ले। और ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये, ठीक है। कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, जब भी हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये ATP की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। इस ATP
के प्रोसेस को, जिससे कि एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ये टीआरएनए पे जाके एटीपी चिपक जाते हैं, जो कि इनकी चार्जिंग कर रहा है, बिकॉज ये प्रोसेस जो है बॉन्ड फॉर्मेशन का, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। If two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them is formed, ठीक है। जब क्या होगा, जो आपके मान लो ये जो डिफरेंट टीआरएनए थे यहाँ पर, जो यहाँ पे डिफरेंट टीआरएनए थे, ये आपस में क्लोज आ जाएंगे और एक बॉन्ड का, इनकी जो ये है ऑफकोर्स अमीनो एसिड भी क्लोज आ जाएंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रखा है। इसका हम अभी थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेंगे, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो ये आपका एमआरएनए दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एमआरएनए वो है जो कि आपका कोड कर रहा है, जिस पे जेनेटिक कोड है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है यहाँ पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है। अब पहले क्या होगा, सबसे पहले राइबोसोम आएगा, बड़ा वाला, आपने देखा होगा 2 यूनिट्स होती है राइबोसोम की, ठीक है, 70S 50S आपने देखा था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। राइबोसोम के ऊपर ही सारे प्रोसेस होते हैं, ये उसका पूरा ग्राउंड बनाता है, ठीक है। इसने ग्राउंड बनाया राइबोसोम ने, राइबोसोम आया, इसने ग्राउंड बनाया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आया, अब इसने एक सीक्वेंस रीड किया है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये वाला सीक्वेंस था GCA, GCA का अपोजिट क्या होगा, UGU होगा, ठीक है, सॉरी CGU होगा, ठीक है। तो CGU होगा तो क्या होगा, यहाँ पे टीआरएनए आएगा, ठीक है। जो भी टीआरएनए जिसके पास CGU है वो रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे से बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे ही मान लो GU था तो CAA आएगा, ठीक है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी अमीनो एसिड है वो फॉर्म होगा। ऐसे आता रहेगा, नया आएगा पुराना निकलेगा, नया आएगा पुराना निकलेगा, और ये ऐसे जो है ये पूरी की पूरी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पूरी की पूरी ऐसे चेन फॉर्म हो जाएगी, इसके पीछे बॉन्ड लग जाएगा और ये जो बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और ये चार्ज हमारे पास आया था, चार्ज टीआरएनए आया था, क्यों, क्योंकि वो एटीपी से चार्ज था, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ठीक है। इसमें हम जल्दी से इसका ये भी पढ़ लेते हैं, लास्ट की स्लाइड है, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से कि ये क्या कह रहा है। देखो एक कैटलिस्ट जो होता है वो इस पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेंज बनाने के लिए, उसके लिए नीडेड होता है, ठीक है। देखो अब हमारे पास जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को वो राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल आरएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये इनएक्टिव होता है तो ये 2 सब यूनिट्स की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर वाला एक यूनिट दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला यूनिट दिख रहा है, तो 2 सब यूनिट्स की तरह एग्जिस्ट करता है। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर वाला होता है, ठीक है। जब स्मॉल सब यूनिट जो है वो एमआरएनए को एनकाउंटर करता है, जब भी उसे दिखा कि यार कोई एमआरएनए आ गया, तो ये जाकर क्या करेगा, उस पर जाकर चिपक जाएगा, ठीक है, एमआरएनए पे, और उसका ट्रांसलेशन कराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब जब ये छोटा वाला चिपकेगा तो बड़ा वाला भी आएगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा छोटे वाले को, और ये भी उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत क्लोजली अटैच हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है। अब राइबोसोम जो होता है कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, इसमें फर्स्ट लाइन लिखी थी कि कैटलिस्ट होगा तो और भी अच्छे से बॉन्ड फॉर्म होगा, जल्दी बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। राइबोसाइम, इसको बैक्टीरिया में राइबोसाइम बोलते हैं, ये आपकी पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में हेल्प कराता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फेक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। इसके ऊपर एक स्टार्ट कोडॉन होता है, AUG से हमेशा स्टार्ट होगा, सबसे पहले AUG रिकॉग्नाइज होगा, इसमें दिखाया नहीं हुआ, यहाँ पर स्टार्टिंग में AUG आया होगा पहले, ठीक है। AUG जो होता है स्टार्ट कोडॉन जो होता है रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ही आगे को प्रोसेस को बढ़ाएगा। और जब भी स्टॉप कोडॉन होता है, जैसे कि UAA, UAG या UGA, ये जब भी मिलेंगे ना तो ये जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए नहीं होते, तो इसलिए ये अनट्रांसलेटेड रीजन भी इसको कहते हैं, यानी कि इस रीजन का कहीं पे भी ट्रांसलेशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। यूटीआर जो होते हैं ये 5' एंड 3' एंड, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट कोडॉन के एंड पे भी ऑफकोर्स स्टॉप कोडॉन मिलेगा ना अगले वाले का, और ये 3' एंड पे भी मिलेगा, तो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। इनिशिएशन के लिए राइबोसोम जो होता है वो एमआरएनए पर बाइंड करेगा और जो स्टार्ट कोडॉन है वो उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? जैसे मान लो पहले राइबोसोम बाइंड हो गया, यहाँ पे इनिशिएटर टीआरएनए आया, जब उसने एयूजी को देखा तो इनिशिएटर टीआरएनए आया और जाके उस पर चिपक गया। ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कॉम्प्लेक्सेस कंपोज ऑफ अमीनो एसिड आर लिंक्ड टू टीआरएनए। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं जो फॉर्म हुए हैं अमीनो एसिड के, अब जाएंगे टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड उससे जुड़ेगा। ठीक है। अप्रोप्रिएट कोडॉन से बाइंड होगा एमआरएनए में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर बनेंगे और टीआरएनए का एंटी कोडॉन उससे बाइंड हो जाएगा। राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, ये ऐसे ऐसे आगे 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 बढ़ता जाएगा और पुराने जाएंगे नए आएंगे, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो एट द एंड जब भी रिलीज फैक्टर आएगा, रिलीज फैक्टर मतलब कि एंडिंग वाला स्टॉप कोडॉन आएगा, रिलीज फैक्टर आएगा, वो बाइंड हो जाएगा स्टॉप कोडॉन पे और उससे वहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसलेशन का और एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी राइबोसोम। सो गाइस दिस वाज द होल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं हर एक चीज़ को। ठीक है। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि अब न्यू वीडियोज़ आएंगी, वीडियोज़ अब बहुत ज़्यादा रेगुलर होंगी तो न्यू वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी हमेशा। तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, क्लास 12th की बात नहीं, आप ग्रेजुएशन में भी यूज़ करते हो, नीट में भी यूज़ करते हो, हर जगह यूज़ करते हो इस कंसेप्ट। So I hope you enjoyed the series. So thank you so much guys. Have a very nice day. Bye.